हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो सर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक मिनट है, चालू कर रहे हैं बस। एक क्वेश्चन डाउट सर? है फर्स्ट। रुक जा बेटे, रुक जा, पहले 2 मिनट। सर इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें सम बेसिक कंसेप्ट में से जो लिमिटिंग एजेंट और वो सब भी आएगा ना? सम बेसिक कंसेप्ट पूरा आएगा। और उसके आगे सेकंड उसके चैप्टर में से आएगा सर कुछ? तो तुमने पूछा नहीं कि कौन कौन से चैप्टर का आएगा करके? सर ने तो कहा था कि जो आज तक चले यानी 15 तारीख तक चलेगा वो आएगा। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर का आएगा। ओके सर। ओके। हाँ, कोई कह रहा था, किसी को एक डाउट है बोल रहा था, कौन बोल रहा था वो? क्या एक क्वेश्चन क्या डाउट है? क्वेश्चन बोल में डाउट है। बोल। यस सर, बोल रहा हूँ। An oxide of a metal M contains 40% biomass of oxygen. आराम से बोल रहे हैं, आराम से बोल। क्या बोल रहा है? ऑक्साइड और मेटल है जो 40% क्या M कंटेन? 40% biomass of oxygen. 40%? Yes sir. 40% मतलब biomass of oxygen. अच्छा, 40% ऑक्सीजन का मास कंटेन कर रहे हैं। और सर ऐसा लिखा है, an oxide of a metal M contains 40% biomass of oxygen. Metal M has atomic mass of 24. ऑक्साइड और मेटल, अच्छा ये मेटल का परसेंटेज है ना? सर मतलब ऐसा दिया है, metal M contains 40% biomass of oxygen. अच्छा, तो ऑक्सीजन का ये हो। हाँ सर, ऐसा लिखा हुआ है, फिर मेटल M has atomic mass 24. एटॉमिक मास मेटल का 24 दिया गया। आप बोल। The empirical formula of the oxide is. अरे भाई, ऑक्सीजन का परसेंटेज ये दिया है तो मेटल का कितना होगा? 100 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। बस अब तो हैं? ओके सर, वो खाए ऊपर की लाइन समझ में नहीं आ रही। बस बस बस, हो गया। यस सर क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन उसके पास है ना, उसका डाउट हो। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के डाउट थे। बोल। सर कैसा है, a gram of metal displaces v ml of H2 at NTP. Equivalent mass E of metal is. सर ऑप्शन भी बड़े बड़े दिए तो सर वीडियो ऑन करके दिखाओ। वीडियो ऑन मत कर, ऐसे बोल। ए 1 ग्राम। A gram of metal displaces v ml of H2. 1 ग्राम ऑफ मेटल Displace v ml of H2. डिस्प्लेस VML ऑफ मेटल H2. H2। सर v है, v ml. इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है क्या? यस सर, इक्विवेलेंट at मास, NTP. ओके, इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन चार्ज। H2।
So equivalent mass of metal is metal का equivalent mass. ओके, मेटल का इक्विवेलेंट, मेटल हाइड्राइड। सर हाइड्रोजन पर चार्ज कितना 1 ही होता है ना? 2 हाइड्रोजन का 2 चार्ज हो जाएगा, रुक जा है। एन सर इज पर इक्वल इसमें टू, ऑप्शन रुक जा, ये हो जाएगा तेरा B अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू तेरा हो जाएगा W अपॉन मोलर मास। और रुक जाए हैं 1 मिनट बेटा, मोलर मास इज इक्वल टू तेरा हो जाएगा A इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई B। तेरा ऑप्शन A इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई B ऐसा है क्या? क्या बोल रहा है? ऑप्शन यही है? नो सर। ऑप्शन किसके टर्म है फिर? सर ऑप्शन ऐसा दिया है इक्वल्स A डिवाइड बाय मास ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड इनटू EH। अरे अच्छा, वो तो पूरा थ्योरेटिकल उसमें दिया है क्या? यस सर। दिखा दो। यस दिख नहीं रहा है यार सही से। बेटा दिख नहीं रहा यार। नहीं दोस्त, नहीं दिख रहा है। हटा दे हटा दे। सुन 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 सुन, अरे उनको भेजना, और विश्वजीत सर को भेजना, ये क्वेश्चन समझ रहा है ना, इसकी फोटो खींच के पूरा ऑप्शन सही। यस ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इसके ऑप्शन के बेस पे निकाल पाऊंगा ना आंसर। यस ओके। सर हाँ सर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना हो तो सर कौन सी फॉर्मूला है? अरे यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं फाइंड आउट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने के लिए N इंटू Na। सर सर फॉस्फेट आयन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड? आवाज नहीं आ रही आपकी, सही से बोलो। सर फॉस्फेट आयन का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकल? फॉस्फेट? हाँ सर, फॉस्फेट आयन का। फॉस्फेट तो अब अलग अलग टाइप से होता है यार। उसने क्या लिखा है? ओनली फॉस्फेट आयन लिखा है क्या? यस सर। अब वो तो, अगर फॉस्फेट आयन लिख रहा है तो वो तो बच्चों तुम्हारे पास या तो ऐसे हो सकता है, या तुम्हारे पास ये हो जाएगा PO4 3-। तो सर इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करने? अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आएगा, वहां पे सिखाऊंगा। ओके ओके ओके। और सर। हम्म, सर एक डाउट है। बोल। An organic compound contains 69% of carbon, 4.8% of hydrogen, and remainder is oxygen. Calculate the masses of carbon dioxide and water produced when 0.20 gram of their substance is subjected to complete combustion. 4.
69, ये 49% क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन है? हाँ सर 4.8। अच्छा, 69 प्लस 4.8 माइनस 100 करो, जो बचेगा वो आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द क्या? सर एक मिनट, calculate the mass of carbon dioxide and water produced when 0.2 gram of the substance is subjected to complete combustion. है 26.2 आ रहा है सर। रुक जा रुक जा रुक जा। अच्छा, पहले तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा ना, सुनो सुनो, यहां से कोई एक कंपाउंड बनेगा, कैसे? इंपेरिकल फॉर्म, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना। आप यहां से पहले निकाल लोगी। Yes sir. अब मान के चलो वो C6CXHY ऑक्सीजन भी आएगा उसमें शायद, ठीक है ना। और वो कहेगा कि इस कंपाउंड का कंबशन कराइए, और तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O बन रहा है। तो अब इसकी वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0.2 ग्राम से ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, वो आपको पूछेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा शायद, स्टोइकियोमेट्री से निकाल दोगे, निकाल पाओगे क्या? Yes sir. स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन यूज करना, ठीक है बेटा। यहां से पहले कंपाउंड Okay, sir. निकालना, समझ रही है। मान के चलो ये कोई एक कंपाउंड आया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेगी, तो इसका मॉलिक्यूलर बैलेंस करेगी इक्वेशन को, और ये भी बैलेंस करेगी। फिर उसके बाद देखना 2 ग्राम से इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेगी, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई और इसके मोलर मास से डिवाइड करेगी, नहीं करेगी? तो CO2 का मास आएगा, नहीं आएगा? Yes sir. और फिर इसके मोलर मास से इसके मोलर इस 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करेगी इसके मोलर मास से, और उसी इसके मोलर मास से डिवाइड कर देगी। तो जाहिर सी बात है सर, आंसर आ जाएगा। Okay sir. कोशिश करना, ठीक है ना। यहां से लेकिन फॉर्मूला निकाल लेना। और सर एक डाउट है। बोल। सर एक क्वेश्चन है, 1.84 gram mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate heat upon heating gave 0.96 gram residue. Calculate the percentage composition of the mixture. मुझे पता ही नहीं लग रहा, नहीं सुनाई दे रहा है भाई। तुम्हारे पास मॉड्यूल कितने पेज के हो? अरे वो जो मॉड्यूल है वो कितने पेजेस का हो? ओवरऑल कितने पेज हैं उसमें? सर फर्स्ट चैप्टर में तो थियोरी और वो सब मिला के सर 51 पेज दिखता है। एक्चुअली इसका PDF मैं मांगूंगा ना, ये एक्चुअली वो एक बार मेरे को PDF भेज देंगे ना, तब तक तुम वहां से बोलेंगे सर पेज नंबर इतने में इस नंबर का क्वेश्चन, समझ रहे हो? Yes sir. क्योंकि वहां से क्वेश्चन सर की लैंग्वेज समझना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। हाँ बेटा। सर इसमें एसिड बेस का भी है, एसिड बेस और सॉल्ट का भी है थोड़ा इसमें पोर्शन, वो नहीं आएगा ना सर? किसमें दिया है भाई? मोलारिटी और ये सब में आता है ना सर? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। मोलारिटी नॉर्मलिटी। एसिड बेस अलग चैप्टर है यार, वो इधर दे दिया, ऐसे नहीं आएगा वो। और सर मतलब आपने कल वो N और L की वैल्यू फाइंड करने वाला सिखाया था, वहीं तक ही आएगा ना? तो एग्जाम के लिए सर कितने तक करना?
अच्छा चलो कोई बात नहीं, इधर सुनो, एक क्वेश्चन और ऐसा आ सकता है। हो गया ना क्लियर आप लोगों का? यस एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वो बोलेगा फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 दे देगा, l इज इक्वल टू 1 दे देगा, और m इज इक्वल टू 0 देगा, और s इज इक्वल टू प्लस हाफ देगा। बोलेगा इस सेट क्वांटम नंबर के लिए कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने को कह देगा। अब सर बड़ी बात यह है कि कैसे काउंट करें। देखो, वो उसने ये सेट अपने मर्जी से बना के दिया, हमें नहीं पता वो कैसे दिया, हमें नहीं पता इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसा आता है, हमें नहीं पता उसने ये सेट कहाँ से दिया, कौन सा कंसेप्ट लगाया, कैसे उसने इसको निकाल के दिया, वो हम लोग नहीं जानते। हमें बस इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। बच्चों, हमें सबसे पहले ऑर्बिटल का पता करना पड़ेगा, कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें पॉसिबल है। बच्चों, एल की वैल्यू तो 1 दे रहा है, लेकिन एम की वैल्यू क्या दे रहा है? 0. 0। एल अगर 1 है तो एम की वैल्यू कौन कौन से होने चाहिए थे? -1, 0, +1 होना चाहिए था ना? यस Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुन लो है, फिर बाद में बोलेंगे सर फिर दोबारा बताओ। ध्यान से सुन लो, एल अगर 1 दिया है तो एम की वैल्यू ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? बताओ। Yes, होनी sir. चाहिए। अरे सबको पता लग रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं? दोबारा बोलो, सुनो। सर अब उसने m की वैल्यू कितनी दी है? 0। m की वैल्यू उसने कितनी दी है? 0। तो मतलब ये वाला ऑर्बिटल भी नहीं है, ये वाला। ओनली कौन सा वाला वैलिड है कह रहा है वो? 0 1. 0 वाला। m की वैल्यू अगर उसने 0 दी है, इसका ये मीनिंग है कि ये वाला ऑर्बिटल भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। तो कौन सा ऑर्बिटल वैलिड है सर जी? ओनली 0 वाला ऑर्बिटल वैलिड है। तो एक बात बताओ बच्चों, इस 0 वाले ऑर्बिटल में s की वैल्यू कितनी दी है? 1/2। 1/2। यस, एक ही आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल? 1। 1. हाँ, क्या बोल रही पीछे से? बोलो, क्या कह रही थी यशवी? कुछ कह रही थी क्या? सर मैंने आंसर बोला 1. आंसर बोल रही थी क्या? हाँ सर. तो ये आएगा इसका आंसर। आया नहीं आया बेटा? आया समझ में क्या बोला मैं? यस यस सर. एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, देखिए। दूसरा ऐसा, सपोज देगा n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 1। ऐसा लिख के देगा, या -1 ऐसे लिख के देगा, s इज इक्वल टू 0। बोलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। l की वैल्यू क्या दी है बच्चों? 3 दी है। 0 होगी ना।
एल की वैल्यू 3 दी है ना इसने। Yes, Yes, sir. अब यस सुनो, सर। तो एम की वैल्यू इसने क्या देना चाहिए था? -3 एम की वैल्यू देता है -3. -3, -2, -2 -1, -1 0 0। 1 2 3। लेकिन बच्चों वो कह रहा है ये वाला भी वैलिड नहीं है, ये वाला भी वैलिड नहीं है, ओनली यही वाला वैलिड है, बोल रहा है ना यहाँ पे। दो yes, इलेक्ट्रॉन होंगे। Yes, sir. अब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 0. 0 हाँ, S में एक भी एस की वैल्यू अगर 0 दी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना इसमें। यस। yes, सब बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए हैं ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर पढ़ लिया। ठीक है ना, तो सर इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। 30 तक पढ़ा था सर उसमें आपने। सर हाँ, सर यानी हम डायरेक्ट ऐसे ही पता लगा सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसे पता लग सकता है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन एक सर ये चीज, S प्लस माइनस हाफ लेकिन हो और M इक्वल्स टू लेकिन बेटा -1 और एक 0 हो चीज, तो। लेकिन बेटा एक चीज और है, क्या बताऊं? एक नया क्वेश्चन ऐसा, एक नया क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, हम्म, सर 2 बार रुक जा, है मुझे सोचने दे। अगर वो तेरे को, एक मिनट है, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। रुको बेटा, 1 मिनट है, मैं थोड़ा सा एक चीज और चेक करता हूँ। अच्छा, चलो, यहाँ पे कुछ ना दें, इसमें -12 दे दें। बोलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो निकालो तो, 1 मिनट। निकालो तो बेटा, 1 मिनट। सर तो जितने ऑर्बिटल आए इनटू, मतलब सर उनके एक एक इलेक्ट्रॉन गिन लेने के ना। आंसर हाँ तो सर निकाल वैसे के 7 दिखा हो दो, गए। आंसर तो निकालो ना। 7 5 मैं सर। आपको मैं निकालने को कह रहा हूँ, तू मेरे को ही 5 पूछ रहा है Sir, क्या? 5. The price 5. सब लोग निकालो पहले। सर 5। Okay. चलो सुनो,
7 नहीं, m की वैल्यू उसने कुछ नहीं दी है, तो l अगर 2 है, m क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 ऐसा दिया हुआ, ठीक है ना। तो s क्या बोला है, -½ बोला है, मतलब यूं यूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल इसमें, हाई। समझ रहे हैं क्या? यस सर। Yes, sir. यस दूसरा एक और पॉइंट देख लो बच्चों, दूसरी एक और बात देखो, n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू, ऐसा लिखता हूं मैं, -2 और s इज इक्वल टू ±½ अब आपको बोलते हैं टोटल नंबर ओ ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन। सुनो सुनो इधर, m l की वैल्यू नहीं दी है ना, इसने दी है क्या? No, sir. नो सर नहीं पहले दी सर। पहले l निकालना पड़ेगा, 0 1 2 3 1 2 3। अच्छा 3 देखो, एक बात बताओ, ये वाला तो इनवैलिड हो जाएगा, 0 ये वाला भी इनवैलिड हो जाएगा, इसमें Yes, -2 वाला वैलिड रहेगा, 4 आएगी सर फिर तो। और इसमें भी -2 वाला वैलिड रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, बोलो। Yes, sir. yes sir, तो सर ये -2 ये -2 आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हो आएंगे, जाएगा। yes तो ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। अरे कर लोगे ये क्वेश्चन? हाँ हाँ सर, यस हाँ सर अगर ऑर्बिटल फाइंड करनी हो तो कैसे करनी? क्या, ऑर्बिटल्स फाइंड करने को बोली हो तो कैसे करने की है? ऑर्बिटल 2 होंगे, ओके हम्म, सर। जस्ट उसके आधे हो जाएंगे ऑर्बिटल, आधे भी नहीं, सर मत आधे भी नहीं, वो डिपेंड करता है वहां पे m कितने हैं, नहीं समझे? बच्चों नहीं समझे क्या? सर मतलब वो जो M N L N और P वो सारे शेल्स होते हैं वो उस पर डिपेंड करेंगे ना? हाँ ओके सर। ओके। एक बात और, आपके मॉड्यूल में या घर में एनसीईआरटी की बुक में थ्योरी लिखी होगी, मैं आपको बस थोड़ा सा नॉलेज देना चाह रहा हूं। एक टर्म होता है ऑर्बिट, दूसरा होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट एक पर्टिकुलर पाथ को बोला जाता है, ऑर्बिट एक पर्टिकुलर पाथ को बोला जाता है, और ऑर्बिटल एक रीजन को बोला जाता है। एक रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट एक पर्टिकुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिटल का मीनिंग हो गया कि द रीजन वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल बोल रहे हैं, एक ऐसा रीजन को, रीजन समझ, द रीजन वेयर, और ऑर्बिट एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट।
समझा रहे बाल को? Yes, sir. सर कहने का ये मीनिंग है, अनदर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस है और ये आपका क्या हो गया, और ये न्यूक्लियस है, येलो कलर जिस पे लगा रखा वो आपका न्यूक्लियस है। सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो मतलब ये आपका ऑर्बिट हो गया। और सर अब यहाँ बाहर, यहाँ से बाहरी रीजन में मिल रहा है ना न्यूक्लियस, इसके बाहरी रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना सर, इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? ऑर्बिटल। समझे या नहीं समझे? पर्टिकुलर पाथ, पर्टिकुलर रूम जहां आप सोते हो, ऑर्बिट, और घर जहां पे आपके पूरे फैमिली मेंबर और आप लोग सोते हो, दैट इज द ऑर्बिटल। आया समझ में? Yes, sir. Yes. ओके। आओ बच्चों सीखने की कोशिश करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। सीखने की कोशिश करते हैं सर ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है, व्हाट आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल आर द मैथमेटिकल फंक्शंस दैट डिस्क्राइब द वेव, जो डिस्क्राइब को वेव को डिस्क्राइब करते हैं, उनको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। या नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को इन द एटम, जो वेव के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर, एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्क्राइब करते हैं, उनको ऑर्बिट बोला जाता है, ऑर्बिटल्स। दे ऑफर एन way to calculate the probability of finding the electron in specified region around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को पाए जाने के स्पेसिफाइड रीजन को ऑफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की स्पेसिफाइड रीजन को ऑफर करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम हम बोल सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? Yes, sir. ठीक है, आओ आओ सीखते हैं इनके बारे में आगे क्या है। शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप तो देखिए बच्चों, बेसिकली हमारे पास जो है ऑर्बिटल, सबसे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है एस टाइप का ऑर्बिटल, जिसको हम स्फेरिकल से लेते हैं। दूसरा होता है पी टाइप का ऑर्बिटल, जिसको हम प्रिंसिपल से लेते हैं। तीसरा होता है डी टाइप का ऑर्बिटल, जिसको हम डिफ्यूज टर्म से लेते हैं। चौथा होता है बच्चों एफ टाइप का ऑर्बिटल, जिसको हम फंडामेंटल से लेते हैं। क्लियर हुई यहां तक बात या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो सर आइए सबसे पहले एक एक करके सारे ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। एस ऑर्बिटल क्या होता है इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, the boundary surface diagram for s orbital looks like a sphere
having the nucleus as its center, which in 2 dimension can be seen a circle. इसके बाद एक डायग्राम ये है। बेसिकली एस ऑर्बिटल ऐसे दिखता है, देख लीजिएगा आप लोग। बेसिकली बच्चों एस ऑर्बिटल ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। अभी दिखाता हूं इसके बारे में, अभी बात करते हैं। पहले इधर सबसे पहली बात तो ये है कि एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया गया, एक सर्कल की तरह दिख रहा था, आपने देख लिया था। अभी हम बात करेंगे। Hence we can say that s orbital are spherical. सर्कल की तरह दिख रहा है तो हम उसको एक spherical नाम से जानते हैं, spherical, ठीक है ना। Symmetric, having the probability of finding the electron at given distance equal in all directions. ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन मान के चलो ये स्पेरिकल टाइप का ये एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। कहने का ये मीनिंग, कॉर्नर में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों जितना इसके सेंटर में होगा, या साइड में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा सर जितना इसके सेंटर में होगा। बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे के पूरे ऑर्बिटल के अंदर। कोई भी पोजीशन आपको ऐसा नहीं दिखेगा सर कि यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना पूरे के पूरे ऑर्बिटल के अंदर, वो बिल्कुल इक्वल है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों पूरे के पूरे ऑर्बिटल के अंदर बिल्कुल इक्वल है। सो दैट्स व्हाई इसको तभी तो हम लोग ये कह रहे हैं ये आपका सिमेट्रिक है ना। गिवन डिस्टेंस इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सारे के सारे डायरेक्शन में सर ये इक्वल है, ठीक है ना। The size of s orbital is also found to increase the value of principal quantum number. अगर आप n की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसके n का मतलब आपको समझ में आ गया सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा बच्चों उतना ही ज्यादा उस s ऑर्बिटल का क्या होगा, साइज होगा। समझ में आया बात या नहीं? Yes, sir. आओ डायग्राम की तरफ एक नजर मारते हैं। ये आपके सामने एस ऑर्बिटल मैंने दिखाया है, जैसा कि सर आप देख रहे हैं स्पेरिकल है, समझ रहे हैं ना। और पूरे ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली क्या है, ऐसा नहीं कि सर बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है साइड में कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का ये मीनिंग होता है कि सर आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है कुछ भी सर एक्स्ट्रा नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन जितना इस कॉर्नर में है इतना ही यहाँ पे है, जितना यहाँ पे इतना यहाँ पे। तो ऐसे टाइप के ऑर्बिटल को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। ऐसे टाइप के ऑर्बिटल को बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। कहने का ये मीनिंग है कि सर वो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है बच्चों। तो ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग नॉन डायरेक्शनल नेचर का बोला जाता है, ठीक है ना। अब सुनो, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Yes, sir. है ना। तो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक नेचर का है। और कहीं पे कम ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहीं पे कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सर कहीं पे भी कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इस बात का हम लोग जो है बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे ऑर्बिटल के अंदर। आया समझ में? आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अब सर ये 1s दो। ऑर्बिटल भी हो सकता है, 2s ऑर्बिटल भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है। तो s में मैक्सिमम बच्चों आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नहीं समझा? हाँ सर समझ गया। तो सर ये सारे टाइप के एस मतलब इक्वल दिखेंगे, सारे टाइप के 1s नहीं, 2 वो सब सारे? वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है भाई, वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उससे हमें तो हम तो साइज ऑफ ऑर्बिटल को चेक करते हैं। एस तो एक ही टाइप का है, क्योंकि सर एल की वैल्यू अगर एस के लिए 0 है तो एम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें एक ही टाइप का ऑर्बिटल आएगा ना, 0 वाला। सर नहीं मैं ऐसे समझे? कह रहा हूँ कि मतलब 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल दोनों सेम ही हो गए। ओनली डिफरेंस उनकी एनर्जी का होता है, बाकी कुछ नहीं, एनर्जी और साइज का। ओके सर। सर जी सर जैसे कि आपने कहा कि इस एस ऑर्बिटल में कहीं पर भी देखे तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम ही रहते हैं, सेंटर में देखे या फिर डायरेक्शन में देखे। तो सर वैसे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो तो फिर मतलब नंबर 2 है ना, तो लेकिन उसकी डेंसिटी तो, डेंसिटी और नंबर में डिफरेंस है ना। वो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फैले होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वे में फैले रहते हैं कि पूरे उसमें जो है इक्वल फिट हो जाते हैं। नहीं समझी? नहीं सर। अरे इलेक्ट्रॉन तो 2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उसमें फैले होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड है, वो कैसे फैल रखा होता है इस ऑर्बिटल के अंदर। तो सर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे के पूरे एस ऑर्बिटल के अंदर। अच्छा ओके सर। ओके बच्चों, चलो। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। each p orbital consists of 2 sections, better known as lobes, which lie on the either side of plane passing through them. मतलब कोई भी p ऑर्बिटल इस तरीके से 2 लोब में बटा हुआ रहता है, ऐसे। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मिनिमम रहती है। समझ रहे हैं क्या? बीच सेंटर में क्या रहती है? तो सर उसके साइड पे मैक्सिमम रहेगी इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी। हाँ, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है मैंने, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों तो कहने का ये मीनिंग है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिनिमम रहती है ना, उसको बोला जाता है नोड। क्या बोलते हैं उसको? नोड। सर एक ऐसा पॉइंट जहां पे फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम रहता है ना, उसको बोला जाता है नोड। नहीं समझे? से वापिस समझाओ ना समझे सर। सर। नो सर। मैंने कहा वापिस समझो ना सर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, यहाँ पे भी बच्चों इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिनिमम रहता है। तो बोला ना, 2 सेक्शन में कटा हुआ रहता है, लूप्स।
एक लोब ये, एक लोब ये। तो ये जो बीच वाला पोजीशन है ना सर, जो बीच वाला पोर्शन है ना सर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिनिमम रहता है। तो इसी को तो हम लोग नोड के नाम से जानते हैं, इसी को तो बच्चों हम लोग नोड के नाम से जानते हैं। आया कुछ समझ में? Yes, sir. इसी को तो सर हम लोग नोड के नाम से जानते हैं। अब सुनो सर, ठीक है, इसको आप अगर नोड के नाम से जानते हैं तो ठीक है सर, अच्छी बात, ठीक है ना। और सर इस नोड से होके जो प्लेन जाएगा ना, इस नोड से होके सर जो प्लेन जाएगा ना, प्लेन पासिंग थ्रू द नोड, लिख देता हूं, प्लेन पासिंग थ्रू द नोड। नोड से होके सर जो प्लेन पास होगा ना, उसको बोला जाता है नोडल प्लेन। उसको क्या बोला जाता है? नोडल प्लेन के नाम से जानते हैं। समझा या नहीं समझा रे? मुझे यस बताओ सर। नोड से होके बच्चों जो प्लेन पास होता है ना, उसको बोला जाता है नोडल प्लेन। तो यहां से अगर मैं एक प्लेन को पास करूंगा ना, तो ये आपका नोडल प्लेन हो जाएगा। ओके सर। Okay, sir. यस सर। ठीक है ना? ओके, दूसरा पॉइंट इधर देखो, the 3p orbital differ in a way of the lobes are oriented whereas they are identical in term of shape and size। L की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, तो m कितना हो जाएगा? -1, 0, +1। तो p ऑर्बिटल 3 टाइप का होगा, नहीं होगा? Yes, sir. तो वो आपका px, py और कौन से कोऑर्डिनेट में रहता है? pz में रहता है। पीजेड। तो वो कह रहा है 3p ऑर्बिटल डिफर्स इन a way the lobes are oriented whereas they are identical in term of size, shape। बस उनके कोऑर्डिनेट अलग अलग होते हैं, उनकी एनर्जी, ये सब चीजें बिल्कुल इक्वल होती है। उसको मैं आगे डायग्राम में अभी दिखाऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। As the lobe lie along the x and y z axis, these three orbitals are given the designation 2px, 2py and 2pz। कैन बी से इस तरीके से ऐसा परपेंडिकुलर होता है। और आइए मैं इसको आपको डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और देखो, सिमिलर द एस ऑर्बिटल साइज, एस ऑर्बिटल की तरह ही जो है एन की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, तो इसका जो है क्या हो जाता है? साइज बढ़ता जाता है। समझ रहे हैं ना? साइज भी क्या होता है सर? इंक्रीज होता जाता है। आइए सीधे सर इनके पिक्चर को देखते हैं, तब ये सारी बात वहां पे पता लगे। सबसे पहली बात तो बच्चों ये देख रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल है ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे है, ये पी एक्स के, ये आपका पी एक्स है और ये सर पी वाई है, ये सर पी जेड है। क्यों? उसने बोला था एक्स एक्सिस के अलोंग है ना ये वाला ऑर्बिटल, देख रहे हैं क्या? यस सर। यस अरे ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। एक्स, जेड और वाई, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ऐसे। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पी एक्स। ये आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको बोलते हैं पी वाई। जेड एक्सिस के है तो पी जेड, तो पी जेड ऐसा हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग वाला है तो ऐसा। मान के चलिए एक्स है, ये जेड है, ये आपका वाई है,
तो बाल को जेड एक्सिस के अलोंग है ना, ये जेड एक्सिस के अलोंग है ना, तो ये पीजेड हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बोलो रे, यस सर आ गया। है Yes, ना। sir. तो आप देख रहे हैं बिल्कुल लो, बिल्कुल सारे के सारे ऑर्बिटल बिल्कुल सेम है, एनर्जी भी सेम है, बस चेंज क्या है सर, चेंज क्या है सर, इनके क्या कोऑर्डिनेट्स चेंज है, बस सर चेंज ये है कि इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज है, बाकी ये बिल्कुल सेम। आए सबको समझ में? Yes. Yes, sir. ओनली सर इनके जो है तो इसमें कोऑर्डिनेट ऐसा क्यों क्या हो रहा है? किसमें, किसमें बोला बेटा? उसका नेट लैग कर रहा है sir. हाँ सर। सर हम्म, सर तो ये मतलब ऐसे 3 टाइप अलग अलग कैसे है, मतलब क्यों है? अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में है ना। अब पी एक्स पी वाई एक ही कोऑर्डिनेट्स में नहीं होते हैं। अगर कोई भी ऑर्बिटल हम लोग 3D जियोमेट्री देखते हैं किसी की, तो 3D में आपने पढ़ा हुआ है कि हमेशा 3D क्या होता है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि सर एक ही कोऑर्डिनेट में हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल जो सर ऑलरेडी जो है, जब आपने जो है इसके एक्सरे डिफ्रैक्शन जब किया था ऑर्बिटल का, एटम के अंदर जो है एटम का एक्सरे जब किया था, तो उसके अंदर इस तरीके से कुछ ऐसे ऑर्बिटल दिख रहे थे। समझ रहे हैं क्या? एटम का जब एक्सरे किया था तो ऐसा कुछ दिख रहा था, बताया था मैंने, एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो उसके अंदर कुछ ऑर्बिटल इस टाइप के दिख रहे थे। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम हुई इनके बारे में जानने के लिए, फिर उनको पर्टिकुलर ऐसे देखा गया, तो फिर उसके बाद पर्टिकुलर जब देखा गया तो उनको तब इस तरीके से विजुलाइज किया गया कि एक एक्स के अलोंग है, दूसरा वाई के अलोंग है, तीसरा जेड के अलोंग है। तो जैसा वहां पे दिखा वैसा हम लोग आपको बता रहे हैं। समझ रहा है क्या? हाँ सर। ओके चलो, shape of d orbital. The shape of d orbital, the magnetic quantum number, the magnetic orbital quantum number for d orbital is given as, ऐसे दिया जाता है। L की वैल्यू इसके लिए 2 होती है, तो M की वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 0 +1 +2 दिया हुआ है। Hence we can say that there are the 5d orbital. हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 5d ऑर्बिटल होते हैं। इनको हम इस नाम से जानते हैं, dxy yz dx xz x² y² एंड z²। बताया था मैंने, समझ रहे हैं क्या? और बच्चों इसमें से हमें क्या होता है, आउट ऑफ दिस फर्स्ट 5d ऑर्बिटल, shape of first 4 orbital are similar to each other which is different from the z²। इन चारों के शेप तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिमिलर होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग होता है। और एनर्जी बिल्कुल जो है, whereas the energy of all 5d orbital is the same, और एनर्जी भी सर इनकी क्या होती है, सेम। आइए सर इनके कुछ पिक्चर देखते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये इधर देखो, ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये सारे बिटवीन द, ये ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस। समझ रहे हैं क्या? देखो ये एक्स, देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्स और वाई के बीच में है ना, ये एक्स है और वाई के बीच में है ना ये वाला ऑर्बिटल, देख रहे हैं क्या? अरे एक्स और वाई के बीच में देख रहे हैं इसको, यस सर। ये डी एक्स वाई, और ये वाई और जेड, यहाँ पे एक्सिस चेंज कर दिया, आप इधर वाई लागे हैं इधर जेड लागे, तो डी वाई जेड हो गया। समझ रहे हैं ना? देखो यहाँ पे ये वाई है और ये जेड है, इसके बीच में है, तो बिटवीन द एक्सिस है,
तो सर ये डबल डंबल, ये पी वाला क्या था, सिंगल डंबल था, ये डबल डंबल वाले हैं, दो दो डंबल है ना। वापस समझ। अरे पी वाले में एक ही ऐसा डंब लाइक स्ट्रक्चर था ना ऐसे, लेकिन हाँ इसमें क्या डबल है ना, तो इसको डबल डंबल बोल रहे हैं। हाँ यस और सर ये वाई जेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देख रहे हैं इसके बीच में, और जेड एक्स, ये एक्स है ये जेड है, ठीक है ना। तो ये आपके बिटवीन द एक्सिस होगी। अब ये वाले जो एक्सिस है ना ये दोनों, तो ये आपके अलोंग द एक्सिस। सर अलोंग द एक्सिस का क्या मीनिंग होता है, आओ सी। अलोंग द एक्सिस का क्या मीनिंग होता है बच्चों, आओ सी। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दो ऑर्बिटल है ये डी जेड स्क्वायर है, ये जेड एक्सिस के अलोंग दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ दिख रहा है, एक एक राउंड यस ऐसे सर, दिख रहा है। तो इसका शेप थोड़ा अलग है, सबसे अलग है ना। ये तो डंबल वाले हैं, तो ये थोड़ा सा डंब पे यस क्या है, ऐसा एक सर्कल सा लगा हुआ है, लगा है ना। तो ये सर आपका डी जेड स्क्वायर है। और ये आपका देखिए, ये एक्स के अलोंग भी है और वाई के अलोंग भी है ना। एक्स के अलोंग भी है, डंबल तो है लेकिन एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग है, तो इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका नाम है। इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम है सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका नाम है। समझ में आया रे बच्चों सबको। सर हम्म। सर जैसा हमें पता है कि डी वाले में 5 कंपार्टमेंट होते हैं, तो सर वो फिर यहाँ पे कैसे आएंगे? आ तो गए, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 5 हो तो गए। मतलब सर ये कंपार्टमेंट है उसके। हाँ कंपार्टमेंट मतलब बॉक्स है। ओके सर। और किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलो। सर वो स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अरे जेड स्क्वायर लिखा है सर आपने, वो समझ नहीं आया। अरे ये जेड स्क्वायर ना, ये एक्चुअली जेड एक्सिस के अलोंग है, इसका थोड़ा शेप अलग है। ये ऐसे दिखने में था, ये ऐसे दिखने में था, समझने की बात है ही नहीं ना सर इसमें, तो ऐसा ये दिखने में है सर ऐसा। रिंग जैसा है। सर ये जेड जेड स्क्वायर वाई नहीं होगा? जेड स्क्वायर वाई क्यों होगा, वो वाई से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। वो 3D में अगर आप देखेंगे तो वाई से कुछ लेना देना, ध्यान से देख तो वाई से तो कुछ है ही नहीं। तो वाई की लाइन तो एक्चुअली बीच से बाहर निकली हुई है बस, वाई से तो कुछ लेना देना ही नहीं है उसका, यस वाई से तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना। सर तो ये पांचों कंपार्टमेंट सेम कैसे होंगे? आगे लिखा था ना। सेम एनर्जी सेम है ना उनकी, ओके सर। एनर्जी सेम है ना। डी, ये देखो ये है ना, तो डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, इनकी एक्चुअली क्या है बच्चों, एनर्जी बिल्कुल सेम है। समझ रहे हैं क्या सर, इनकी एनर्जी बिल्कुल जो है सेम है, इसलिए ऐसा है। कशिश कुछ कह रही हो क्या, कशिश कुछ कह रही हो क्या। ठीक है ना, तो सर ऐसा dx, तो ये इसका ओरिएंटेशन है। समझ में आए रे बच्चों सबको। यस देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बढ़िया से सुन लो। सर बोलो। सर एग्जाम के लिए कितने तक करना है हमें? 5 बस हो तो गया, 5 ही टाइप के हैं। सर ये इमेजिनरी है कि फिर असल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है? इमेजिनरी है ये सब।
सर ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ सर, एग्जाम के लिए कितना करना है? एग्जाम के लिए हो गया बस। एग्जाम में ये तो बस थोड़ा थ्योरेटिकल ही है ना, अब तो चैप्टर खत्म हो गया करीब करीब। सर वो ये संडे को एग्जाम होगी ना, उसका पूछ रहा है। हाँ सर उसका कल के लेक्चर तक, टुमारो वाले तक। समझ रहा है? बच्चों अब आगे क्या है, नया टॉपिक है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग क्लास को यहीं पे रख देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट। सर इनकी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ये एनर्जी हम कल सिखाएंगे, कल एनर्जी का कंसेप्ट निकालेंगे, तभी तो बोला हूँ एनर्जी तक कल पढ़ेंगे, कल तक के लेक्चर तक पढ़ना आप। ओके सर। ओके, और किसी को कोई बात? No, sir, no doubt. तो सर चलो एग्जाम के लिए सिर्फ आपने जो लिखा है वही करते हैं। बिल्कुल पढ़ना है हो जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ नोट्स यही है, क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे ना आपको। हाँ सर, मतलब आप ऐसे ही पूछोगे क्वेश्चन, इसलिए पूछ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ सर, चलो बच्चों मिलते हैं तब, हैं? बाय सर। सर आप ऐसा करो ना कि है ना, लाइट चलेगी जय।